एक के बाद एक लड़कियों पर शारीरिक प्रताड़ना के बाद उन्हें रात के अंधेरे में कत्ल किया जा रहा था। जब पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी, तभी एक जर्नलिस्ट खुद इसके खिलाफ आवाज उठाती है और उस हत्यारे को खोजने की पूरी कोशिश करती है। क्या वो उस कातिल तक पहुंच पाएगी या खुद इस साइको किलर का अगला शिकार बन जाएगी? ये कहानी है चीका तिल्लो की, मतलब है अंधेरे में। कहानी की शुरुआत में लाची नाम की एक डांसर को दिखाया जाता है। एक आदमी उसकी बहुत तारीफ करता है और उसे गेस्ट हाउस आने के लिए बोलता है। लाची जब अपना काम खत्म करके घर लौटी तो अचानक पीछे मुड़कर कुछ देखकर वहां बहुत डर गई। अगले दिन जब एक औरत उसे बुलाने आई तो उसने देखा कि लाची के साथ बहुत बुरा हुआ है और वो बिस्तर पर पड़ी है। उसके पास चमेली के फूलों का गजरा पड़ा था। वो औरत तुरंत थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। अब कहानी संध्या नाम की एक जर्नलिस्ट पर आती है। संध्या एक डरावना सपना देखती है कि वो एक थिएटर में अकेली थी और बहुत सारे लड़के उसे परेशान कर रहे थे। वो डर कर जाग जाती है और ऑफिस पहुंचती है। वो वहां अपने दोस्त बॉबी से पूछती है क्या सर ने उसकी न्यूज रिपोर्ट पास कर दी है। बॉबी कहता है बॉस अपनी मर्जी का मालिक है। बॉबी उसे सलाह देता है कि नौकरी छोड़कर अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी की न्यूज दिखा सके। जब संध्या न्यूज पढ़ने जाती है तो उसे बेकार की स्क्रिप्ट दी जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बॉस से कहती है कि जर्नलिस्ट का काम सच दिखाना है, ना कि झूठी कहानियां बनाना। किसी की जान गई है और हमें वो दिखाना चाहिए। बॉस कहता है कि यहाँ वही होगा जो वो कहेगा। दोनों में बहुत बहस होती और संध्या नौकरी छोड़ देती है। बाद में संध्या एक कैफे में उदास बैठी सोच रही थी कि अब क्या होगा। तब कैफे का मालिक उसे समझाता है कि पछताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नौकरी छोड़ना उसका अपना फैसला था। वो बताता है कि उसने खुद की अपनी आईटी कंपनी की नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि कैफे चलाना उसका पैशन था। संध्या उसे कहती है अमर, मैं तुम्हारा मोटिवेशन सुनने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए प्लीज ये बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अमर बोलता है ठीक है, तो आगे क्या सोचा है? संध्या बताती है कि वो अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करेगी। ये सुनकर बॉबी खुश हो जाता है क्योंकि आखिरकार संध्या ने उसकी बात मान ली। संध्या कहती है कि बॉबी उसे जानकारी इकट्ठा करने में मदद करेगा और बाकी वो खुद संभाल लेगी। अमर मजाक में पूछता है मैडम, क्या आप मुझे अपने पति के कोटे से काम पर रखेंगी? संध्या हंसकर कहती है कल का इंटरव्यू पास कर लो, फिर सोचूंगी। इससे पता चलता है दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। इसके बाद संध्या और अमर के परिवार वाले मिलने वाले थे। अमर के घर जाते समय संध्या बार बार बॉबी को फोन कर रही थी क्योंकि उसके सोने के झुमके बॉबी के पास थे, लेकिन बॉबी फोन नहीं उठा रहा था। संध्या अमर के घर पहुंचती है और उसकी माँ से मिलती है, जहां सब उसे बहुत पसंद करते हैं। जब संध्या वापस लौट रही थी तभी एक काम करने वाली औरत भागते हुए आती है और बोलती है मैडम, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। मैंने बॉबी मैडम के घर जो देखा वो बता नहीं सकती, प्लीज जल्दी चलिए। संध्या तुरंत वहां पहुंचती और देखती है कि बॉबी के साथ दरिंदगी की गई है, उसे मार दिया गया है, साथ ही उसके बॉयफ्रेंड का भी कत्ल हो चुका है। अपनी सहेली की ऐसी भयानक मौत देखकर संध्या सन्न रह जाती है। वहाँ पुलिस ऑफिसर राजीव जांच के लिए आते हैं। राजीव को वहाँ कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे लगता है मरने से पहले उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे। राजीव अमर और संध्या से पूछता है क्या उन्होंने ही सबसे पहले लाशें देखी। अमर बताता है कि इसके पहले काम वाली औरत ने देखा था। राजीव चिढ़कर संध्या से कहता है यहाँ क्या कर रही हो, पहले केस सुलझाने दो, फिर न्यूज बनाने की सोचना। संध्या बहुत दुखी हो जाती है और घर आकर यही सोच रही थी कि जिस दोस्त के साथ वो कल साथ थी वो अचानक कैसे चली गई। पुलिस जांच तो कर रही है लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहा। इसी बीच संध्या का पुराना बॉस उसे वापस नौकरी पर बुलाता है क्योंकि उसके बिना टीवी शो की टीआरपी गिर रही थी। तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है जहां बॉबी की मौत से ज्यादा उसके चरित्र और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्तों पर गंदी बातें की जा रही थी। संध्या को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अपने बॉस से कहती है बॉबी मेरी दोस्त थी, मैं उसके बारे में ऐसी न्यूज नहीं दिखा सकती। असली जुर्म पर बात क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ मसाला क्यों ढूंढा जा रहा है? बॉस कहता है लोग जुर्म नहीं मसाला देखना पसंद करते हैं। संध्या साफ मना कर देती है कि वो ये नौकरी नहीं करेगी। वो कहती है चाहे कोई देखे या ना देखे, वो अपना पॉडकास्ट पर असली जुर्म की सच्चाई दिखाएगी। वो घर लौटकर अपने पॉडकास्ट की तैयारी करती है और उसे नाम देती है चीका तिल्लो। संध्या अपने पॉडकास्ट में कहती है कि बॉबी मेरी जूनियर थी और मुझे अपनी बड़ी बहन मानती थी। वो बहुत मेहनती लड़की थी और उसके बहुत सारे सपने थे। उसी ने मुझे ये पॉडकास्ट शुरू करने के लिए हिम्मत दी थी, लेकिन आज जब मैंने इसे शुरू किया है तो ये सुनने के लिए वो इस दुनिया में है ही नहीं। संध्या बताती है कि क्राइम सीन पर उसने एक बात गौर की, बॉबी के गले की सोने की चैन गायब थी। वो पुलिस ऑफिसर राजीव के पास जाकर उसे बॉबी की एक फोटो दिखाती और पूछती है क्या उसकी अलमारी से कुछ चोरी हुआ है क्योंकि उसके गले की यह चैन गायब है। राजीव कहता है कि घर में और भी कीमती सामान था पर कातिल ने सिर्फ वही चैन ली, शायद ये उसने आखिरी वक्त पर किया। फिर राजीव उसे मिट्टी लगे पैरों के निशान दिखाता है जो घर के बाहर मिले थे। संध्या को याद आता है कि जब वो अमर से मिलने गई थी तब उसे वॉचमैन को अपने मिट्टी वाले पैर साफ करते देखा था। संध्या को शक होता है और वो अपने पॉडकास्ट में बताती है कि उस वॉचमैन का नाम योगू है। पुलिस योगू को गिरफ्तार कर लेती है
हालांकि योगू बार बार कहता रहता है कि उसने कुछ नहीं किया, पर राजीव उसकी एक नहीं सुनता। टीवी पर खबर आती है कि संध्या की मदद से बॉबी का कातिल पकड़ा गया। सब बोलते हैं कि केस सुलझ गया है और संध्या ने अपनी सहेली को इंसाफ दिला दिया। तभी योगू की पत्नी संध्या के पास आती है और रोते हुए बोलती है, तुमने जो कहा वो गलत है। मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने लालच में आकर चैन चोरी की, लेकिन उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया। तुम्हारी एक झूठी खबर ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। स्कूल में मेरी बेटियों को चिढ़ाया जा रहा है, ये कहकर वो चली जाती है। तभी संध्या को एक अनजान आदमी का फोन आता है। वो कातिल था। वो बोलता है, संध्या तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, जिसका मतलब है दिन की आखिरी रोशनी और रात का अंधेरा। तुमने पॉडकास्ट में जो कहानी सुनाई थी वो अच्छी थी, लेकिन काश वो सच होती। तुम सच सामने लाना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। बहुत जल्द रात के अंधेरे में एक और मर्डर होगा। क्या तुम मेरा नाम अंधेरे से उजाले में ला पाओगी? संध्या तुरंत पुलिस के पास जाती है और राजीव को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है। पुलिस जब उस नंबर को ट्रेस करती है और उस जगह पहुंचती है तो पता चलता है वो मोबाइल एक अंधी बूढ़ी औरत का है। राजीव ऑफिसर संध्या को फोन करके बताता है कि कातिल ने उस बूढ़ी औरत का फोन इस्तेमाल किया था। वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि वो पुलिस से 2 कदम आगे की सोच रहा है। इसका मतलब है कि उनका सामना एक बहुत ही खतरनाक कातिल से हुआ है। अगले दिन संध्या अपना सामान पैक करती है और अमर के साथ निकल पड़ती है। वो अमर से माफी मांगती है कि उसकी वजह से वो भी इस खतरे में फंस गया। अमर पूछता है कि अब वो कहाँ जा रहे हैं। संध्या बताती है कि उसे बानी नाम की एक लड़की का फोन आया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बानी ने संध्या को फोन पर बताया था, मैंने आपका पॉडकास्ट सुना है, जो बॉबी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ था। मैं उस हमले से बच गई थी। अब संध्या और अमर उसी बानी से मिलने उसके गांव पहुंचते हैं। बानी बताती है कि उस दिन त्योहार था और मैं अपने पति के लिए पूजा कर रही थी। शाम को वो आदमी मेरे घर में घुस आया और मुझ पर हमला किया। उसने मेरे बालों में चमेली के फूलों का गजरा लगाया और मुझे मारने ही वाला था। तभी मेरे बच्चों के रोने की आवाज सुनकर वो डरकर भाग गया। अमर पूछता है, क्या आपने पुलिस को नहीं बताया? बानी दुखी होकर कहती है, जब मैंने अपने पति को बताया तो उसने मुझे सहारा देने के बजाय घर से निकाल दिया। जब पति ने साथ नहीं दिया तो पुलिस से क्या उम्मीद करती। इस गांव में और भी कई औरतों के साथ ऐसा हुआ है, पर किसी को पुलिस की मदद नहीं मिली। इसके बाद संध्या एक होटल में रुकती है और राजीव को फोन करके बोलती है कि उसे इस गांव में पिछले 20 सालों में हुए सभी ऐसे हमलों की रिपोर्ट चाहिए। राजीव उसकी मदद करता है और उसे फाइलें मिल जाती हैं। संध्या दिन रात एक करके उन पुरानी फाइलों को पढ़ने लगती है और पीड़ितों के परिवारों को ढूंढने की कोशिश करती है। इसी बीच अमर के पिता बीमार हो जाते हैं और उसे वापस जाना पड़ता है। संध्या वहीं रुककर अपनी रिसर्च जारी रखती है। फिर संध्या ललिता नाम की एक औरत से मिलने आती है जो कभी इस कातिल का शिकार हुई थी, लेकिन ललिता डर के मारे दरवाजा बंद कर लेती है और बात करने से मना कर देती है। तभी ललिता के अंकल संध्या से मिलते हैं। संध्या उन्हें समझाती है, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती, मैं बस सच जानना चाहती हूँ ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। ललिता के अंकल बताते हैं कि वो दिवाली की रात थी और फिर वो संध्या को पूरी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। संध्या सब कुछ जानने के बाद अपने कमरे में आती है। तभी अमर का फोन आता है और वो चिल्लाने लगता है कि संध्या फोन क्यों नहीं उठा रही थी। वो बहुत चिंता में था। संध्या कहती है कि फोन चार्ज नहीं था, तो अमर कहता है, बहाने मत बनाओ, तुम इस केस के पीछे पड़कर अपना होश खो बैठी हो। वो रिक्वेस्ट करता है कि ये जिद छोड़ दो और घर वापस आ जाओ। तभी लाइट चली जाती और संध्या को अपना पुराना बुरा वक्त याद आता है। बचपन में संध्या अपने पिता के साथ एक थिएटर में फिल्म देखने गई थी, जहाँ भीड़ में कुछ लोगों ने उसे गलत तरीके से छुआ था। जब वो घर लौटी तो उसकी माँ ने उसके पिता पर गुस्सा किया कि वो उसे वहाँ क्यों ले गए थे। संध्या चाहती थी कि उन लोगों के खिलाफ केस किया जाए, लेकिन उसकी माँ ने समाज और बदनामी के डर से उसे चुप करा दिया। उसकी माँ ने उसे मानसिक दुख को नहीं समझा। उसकी माँ ने उसके मानसिक दुख को नहीं समझा और तभी से संध्या उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई है। अचानक संध्या के कमरे की खिड़की पर कोई पत्थर मारता है। वो बाहर देखती है कि अंधेरे में एक नकाबपोश आदमी खड़ा है और वो पल भर में गायब हो जाता है। अगले दिन संध्या अपने घर लौट आती है और पॉडकास्ट शुरू करती है। वो पॉडकास्ट में बोलती है कि आज मैं एक ऐसे आदमी की बात करूंगी जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की और अंधेरे में गायब हो गया। बॉबी के केस के बाद मैं गोदावरी जिले में गई थी। वहाँ कई साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित लड़कियां उस खौफनाक याद से बाहर नहीं निकल पाई हैं। वो आगे बताती है कि उसे मिस्टर चक्रवर्ती मिले, जिन्होंने उसे ललिता और राजेश की कहानी सुनाई। उस दिवाली की रात कातिल ने राजेश को घायल कर दिया था और उसके गले में गाय की घंटी बांधकर उसे ललिता के सामने ही मार डाला। फिर ललिता के साथ दरिंदगी की और उसके पास चमेली के फूलों का गजरा रख दिया। संध्या कहती है कि 2 चीजें हर केस में एक जैसी हैं, कातिल का गाय की घंटी इस्तेमाल करना और चमेली का गजरा छोड़ना। वो कहती है कि ये कातिल बहुत चालाक है। उसे पता है कि उसकी शिकार लड़की कहाँ रहती है और कब अकेली होती है। वो अंधेरे में ही आता है और अंधेरे में ही खो जाता है। संध्या का ये पॉडकास्ट सुनकर पूरा देश उसे सीरियसली लेने लगता है। वो कहती है, कोई भी अपराधी तभी तक ताकतवर है जब तक उसका चेहरा सामने नहीं आता। क्या मुझे फोन करने
होने वाला वही सीरियल किलर है? क्या वो हमारे बीच का ही कोई आदमी है? हमें सावधान रहना होगा। देखते ही देखते संध्या का पॉडकास्ट इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगता है और लोग उसे सपोर्ट करने लगते हैं। अदालत वॉचमैन योगू को जमानत दे देती है क्योंकि वो असली कातिल नहीं है। दूसरी ओर संध्या का पॉडकास्ट सुनकर पूरे देश में डर फैल जाता है। मीडिया पुलिस से पूछता है क्या संध्या सच कह रही है? पुलिस बोलती है ऐसी कहानियां तो कोई भी बना सकता है। संध्या ने पहले कहा था कि वॉचमैन दोषी है और अब वो बोल रही है कि वो बेगुनाह है। हम किसकी बात माने? क्या उसके पास कोई सबूत है? उसने बिना वजह लोगों को डरा दिया है। इसके बाद संध्या राजीव से मिलती है। राजीव उसे डांटते हुए कहता है पॉडकास्ट में कुछ भी बोलने से पहले मुझसे पूछ तो लो। तुम्हारी वजह से लोग डरे हुए हैं और हम पर प्रेशर बढ़ रहा है। संध्या कहती है मैं क्या करती, इतने सारे केसेस अधूरे पड़े हैं। उस कातिल ने मुझे फोन किया क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसे जाने। वो मेरा पॉडकास्ट सुनता है, इसलिए मैंने उसे डराने के लिए ये सब कहा। राजीव उसे एक सुझाव देता है, अगर कातिल तुम्हारा पॉडकास्ट सुनता है तो तुम भी उन सभी लड़कियों को इकट्ठा करो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। जब दुनिया उनकी आवाज सुनेगी तभी पुलिस पर दबाव बनेगा और सही से जांच होगी। संध्या अपने पुराने बॉस की मदद से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। वो ललिता के अंकल और बानी को फोन करती है लेकिन कोई आने को तैयार नहीं होता। संध्या का बॉस गुस्सा होता है कि अगर कोई नहीं आया तो हम सबकी बदनामी होगी। संध्या मीडिया से माफी मांगने ही वाली होती है कि तभी वहां लाची और रानी नाम की दो लड़कियां आ जाती हैं। लाची प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी आप बीती सुनाती है। मेरा नाम लाची है और ये रानी है। हम दोनों डांसर हैं। एक इलेक्शन के कार्यक्रम में नाचने के बाद चिन्ना बाबू नाम का आदमी हमें परेशान कर रहा था, लेकिन एमआरओ बाबू ने हमें उससे बचाया। हमने एमआरओ सर पर भरोसा किया और उनकी गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने मुझे घर छोड़ा और रानी को अपने साथ ले गए। लाची आगे बताती है कि उस रात जब मैं घर पर कपड़े बदल रही थी तभी वो आदमी आया और मुझ पर हमला किया। उसने मेरे पास चमेली का गजरा छोड़ दिया। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन अगली सुबह रानी ने आकर मुझे बचाया। ये सुनकर एक पत्रकार चिल्लाकर बोलता है हम कैसे मान ले कि यह सच है? हो सकता है संध्या ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इन लड़कियों को एक्टिंग करने के लिए यहाँ बुलाया है। संध्या परेशान हो जाती है कि वो कैसे साबित करे कि ये लड़कियां सच बोल रही हैं। पत्रकार पूछते हैं तो इन लड़कियों ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? रानी बोलती है आपको क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की थी? हम थाने गए थे लेकिन पुलिस ने हमारा केस नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि चिन्ना बाबू से कुछ पैसे ले लो और मामला रफा दफा करो। हम डांसर थे इसीलिए लोग हमें पहले ही बुरी नजर से देखते थे। हमें डर था कि सच बताने पर गाँव वाले हमें मार डालेंगे, इसलिए हम गाँव छोड़कर भाग गए। पत्रकार पूछते हैं उस ऑफिसर का नाम बताइए जिसने आपकी रिपोर्ट लिखने से मना किया था। संध्या तब एक फोटो दिखाती और बोलती है आज के डीआईजी राजामणि। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी संध्या को राजीव का फोन आता है। एक और मर्डर हो गया है। एक लड़की और लड़के को बेरहमी से मार दिया गया है। संध्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजामणि को छुट्टी पर भेज दिया जाता है और एक नई जांच टीम बनाई जाती है जिसकी लीडर है आनंदिता। क्राइम सीन पर जांच करती है और फिर थाने आकर राजीव से कहती है हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए संध्या के ऑफिस में जो भी सबूत है वो सब उठा लाओ। राजीव बिना पूछे संध्या की सारी फाइलें ले आता है। संध्या बहुत गुस्सा होती है और अपनी फाइलें वापस मांगती है। राजीव उसे समझाता है कि ये सब जो भी है ये सब कानून के हिसाब से हो रहा है। संध्या आनंदिता को बताती है वो कातिल लड़कियों को मारने के बाद उनके पास चमेली का गजरा छोड़ देता है, यही उसका तरीका है। आनंदिता को लगता है कि संध्या ने बहुत रिसर्च की है इसलिए वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी राजीव की होगी। फिर आनंदिता ऑफिसर राजामणि को पूछताछ के लिए बुलाती है। राजामणि कहता है उस समय मुझ पर एमएलए का दबाव था इसलिए मैंने केस नहीं लिया। जाने से पहले वो संध्या को धमकी भरे लहजे से कहता है तुम्हारा होने वाला पति मेरे दोस्त का बेटा है तो ऑल द बेस्ट। संध्या समझ जाती है कि वो उसकी शादी तोड़वाने की धमकी दे रहा है। उधर चिन्ना बाबू किसी को बहुत मार रहा होता है और राजामणि को फोन करके कहता है वो सब संभाल लेगा और किसी को सच तक पहुंचने नहीं देगा। संध्या आनंदिता को बताती है ये कातिल इतने सालों से कत्ल कर रहा है पर कोई सबूत नहीं छोड़ता। ऐसा वही कर सकता है जो बहुत पढ़ा लिखा और स्मार्ट हो। हमें ये देखना चाहिए कि 30 साल पहले गोदावरी जिले में किस तरह की नौकरियां होती थी और वहाँ के कर्मचारियों की लिस्ट निकालकर उनकी जांच करनी चाहिए। आनंदिता बोलती है अगर हम कर्मचारियों की लिस्ट देखने लगे तो हजारों लोगों की जांच करनी पड़ेगी और ये नामुमकिन है। संध्या कहती है कि कोशिश करने में क्या बुराई है। तभी राजीव बताता है कि अश्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जो नई शिकार थी। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मौत रात 11 बजे के बाद गला काटे जाने से हुई और उसने बचने के लिए कातिल से बहुत लड़ाई भी की थी। उसके मुंह से एक बाल मिला जो ना तो उसका है और ना ही उसके बॉयफ्रेंड का। वो किसी तीसरे इंसान यानी के कातिल का है। संध्या चाहती है कि इस बाल का डीएनए चिन्ना बाबू के डीएनए से मैच किया जाए। राजीव डर जाता और बोलता है वो बहुत बड़ा नेता है, बिना सबूत हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन संध्या की जिद के आगे राजीव को झुकना पड़ता है और वो दोनों चिन्ना बाबू के घर पहुंचते हैं। संध्या वहां चिन्ना बाबू को 1999 के एक पुराने केस की याद दिलाती है। चिन्ना बाबू हंसते हुए बोलते
बोलता है कि वो जेल गया था पर सबूत ना होने के कारण छूट गया। फिर वो रत्नावाली नाम की एक औरत को बुलाता है और बोलता है इसी ने मुझ पर केस किया था, पर बाद में मैंने इससे शादी कर ली और इसने केस वापस ले लिया। वो कहता है कि लाची और रानी जैसी लड़कियों को उसने कभी मजबूर नहीं किया। राजीव वहां से संध्या को लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर संध्या कहती है मुझे रत्नावाली के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उसे अपने गुनहगार से शादी करनी पड़ी। तभी संध्या अपनी जेब से चिन्ना बाबू का टूथब्रश निकालती है जो उसने छुपकर उसके बाथरूम से चुराया था। वो राजीव को देती है ताकि उसका डीएनए टेस्ट कराया जा सके। थाने में राजीव पूछता है कि संध्या क्राइम रिपोर्टर कैसे बनी। संध्या बताती है कि उसने क्राइम की पढ़ाई की थी पर प्रोफेसर से बहस होने के कारण उसे डिग्री नहीं मिली। इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। तभी वहां अमर आ जाता है और उसे संध्या और राजीव को इस तरह हंसना देखकर अच्छा नहीं लगता। घर जाते समय अमर और संध्या के बीच झगड़ा हो जाता है। अमर गुस्सा था कि संध्या ने उसे फोन क्यों नहीं किया और संध्या कहती है कि फोन चार्ज नहीं था। गुस्सा होकर संध्या गाड़ी से उतर जाती है और ऑटो से घर चली जाती है। अगले दिन मीडिया आनंदिता को घेर लेती है और उसे सवाल करती है कि पुलिस चिन्ना बाबू जैसे बड़े नेता को परेशान क्यों कर रही है। आनंदिता को तब पता चलता है कि राजीव और संध्या बिना उसे बताए चिन्ना बाबू के घर गए थे। वो गुस्से में राजीव पर चिल्लाती है कि उसके बिना इजाजत ऐसा उसने क्यों किया। संध्या कहती है कि चिन्ना बाबू के घर जाने के लिए उसने ही कहा था। तभी डीएनए रिपोर्ट आता है जो कातिल के सुराग से मेल नहीं खाता। आनंदिता गुस्सा होकर कहती है अगर तुम दोनों ने फिर से बिना पूछे कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजीव तुम उस अंधी बूढ़ी औरत से दोबारा पूछो कि कातिल की लंबाई कितनी थी और सारे सीसीटीवी कैमरा फिर से चेक करो। वो संध्या से कहती है कि अगर वो मदद नहीं कर सकती तो कम से कम काम में बाधा ना डाले। संध्या घर आकर अमर को फोन करती है लेकिन वो गुस्से में फोन नहीं उठाता। हालांकि अमर के माता पिता संध्या का साथ देते हैं और बोलते हैं अगर अमर फिर से झगड़ा करे तो हमें बताना। वो संध्या को अगले दिन साड़ी की दुकान पर आने को बोलते हैं। संध्या की माँ उसे समझाती है कि उसे थोड़ा झुक कर चलना पड़ेगा, मतलब एडजस्ट करके चलना पड़ेगा क्योंकि वो एक लड़की है। संध्या चिढ़कर कहती है मैं लड़की हूँ, ये बात दुनिया मुझे हर मोड़ पर याद दिलाती है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे पत्थर बना दिया है। कब तभी कातिल आनंदिता को फोन करता है और पूछता है क्या तुम्हें आशमी की मौत का कोई सबूत मिला। आनंदिता पूछती है तुम हो कौन। कातिल कहता है मैं तुम्हारे लिए बाहर बस में एक लाल डिब्बे में गिफ्ट भेजा हूँ। पुलिस जब वो डिब्बा लाती है तो उसमें ड्रेस का एक धागा होता है। कातिल बोलता है ये 10 नवंबर 2000 की याद है, इसे संभाल कर रखना। कातिल आगे कहता है अब तुम्हारी आवाज में मुझे डर सुनाई दे रहा है। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ और कहीं छुपा हुआ नहीं हूँ। मैं तुम लोगों के बीच ही आजाद घूम रहा हूँ। तुमने टीवी पर मुझे डरपोक कहा था और मुझे चैलेंज पसंद नहीं है। आशमी ने भी मुझे गुस्सा दिलवाया था इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैंने संध्या को पहले ही बताया था पर पुलिस कुछ नहीं कर पाई। वो पुलिस को चुनौती देता है कि उसे रोक सके तो रोक ले वरना एक और मर्डर होगा। अगले दिन शॉपिंग के दौरान अमर संध्या से माफी मांग लेता है। उधर थाने में आनंदिता आशमी का एक वीडियो देखती है जिसमें उसने संध्या के हैशटैग का इस्तेमाल करके कातिल को बुरा भला कहा था। आनंदिता समझ जाती है कि कातिल ने सिर्फ उस हैशटैग की वजह से आशमी को मार दिया। उसे अब संध्या की चिंता होने लगती है क्योंकि वो हैशटैग संध्या ने ही शुरू किया था। राजीव तुरंत संध्या को फोन करके घर जाने को बोलता है क्योंकि उसकी जान खतरे में है। रास्ते में संध्या को फिर से राजामणि मिलता है लेकिन जैसे तैसे वो घर पहुंचती है। रात को उसे सपना आता है कि कातिल उसके घर में घुसकर उसके सामने अमर का खून कर देता है। वो डर कर नींद से जाग जाती है। संध्या अपनी पॉडकास्ट में कहती है कि वो कातिल 30 साल से एक्टिव है। उसने सबसे पहले ललिता को अपना शिकार बनाया, उसके बाद उसे खून करने का चस्का लग गया। वो एक आम इंसान की तरह हमारे बीच ही रहता है। पॉडकास्ट खत्म करके जब वो बाहर आती है तो एक लड़का उस पर आग का गोला फेंकता है। संध्या उसे पकड़कर थाने ले जाती है तो पता चलता है वो ललिता का बेटा बॉस है। बॉस कहता है कि वो सिर्फ संध्या को डराना चाहता था क्योंकि संध्या की वजह से उसकी माँ का पुराना दर्द फिर से हरा हो गया और समाज उन्हें जीने नहीं दे रहा। संध्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इस केस से पीछे हटने का फैसला करती है। इसी बीच संध्या और अमर शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। तभी अमर की माँ की अचानक मौत हो जाती है। अमर और उसके पिता जिनका नाम राव है बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार करना चाहते हैं लेकिन संध्या को उनकी लाश पर निशान दिखते हैं तो उसे शक होता है। अमर गुस्से में संध्या को वहां से जाने को बोलता है। घर पर संध्या को अमर की माँ की एक पुरानी पुतली मिलती है। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर से बॉबी के गायब हुए सोने के झुमके मिलते हैं। संध्या सन्न रह जाती है। उसे थाने में पुलिस के 20 साल पुराने रिकॉर्ड से पता चलता है कि अमर के पिता राव उसी विभाग में काम करते थे जहां ये कत्ल शुरू हुए थे। तभी असली कातिल यानी राव संध्या के सामने आ जाता है। वो कबूल करता है कि वही असली सीरियल किलर है और उसने ही अपने पत्नी को भी मारा। वो संध्या को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन संध्या पूरी ताकत से लड़ती है और एक कांटे वाले चम्मच से उस पर हमला करके अपनी जान बचा लेती है। पुलिस राव को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में पता चलता है कि ये सब राव के बचपन के एक सदमे के वजह से शुरू
शुरू हुआ। उसकी चाची जो बहुत सुंदर थी और बालों में चमेली का गजरा लगाती थी, उसने बचपन में राव का शोषण किया। जब राव ने विरोध किया तो चाची ने उल्टा उस पर इल्जाम लगाकर उसे पिटवाया। उस दिन राव का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपने चाचा और चाची दोनों को मार डाला। तब से उसे उन सभी औरतों से नफरत हो गई जो चमेली का गजरा लगाती थी या नाचती थी। वो उन औरतों को ढूंढकर उन पर जुल्म करता और उन्हें मार देता था। राव ने काफी समय पहले ये सब छोड़ दिया था और अपना ट्रांसफर करवा लिया था। पति और बच्चे के साथ रहने लगा था। उसने सोचा था कि वो अब और खून नहीं करेगा, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसे डायमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी हो गई है। राव की यह समस्या थी कि वो अपनी चाची को भूलना नहीं चाहता था। वो अपनी नफरत और गुस्से को मरने तक याद रखना चाहता था। उसने फिर बॉबी को देखा जिसने बताया कि वो डांस सीखने जा रही है। राव को उसमें अपनी चाची की झलक दिखी और इतने सालों बाद फिर से उसने मर्डर करना शुरू कर दिया। उसने अपनी पत्नी को इसलिए मारा क्योंकि उसे राव की सच्चाई पता चल गई थी। उसकी पत्नी ने ही मरने से पहले बॉबी के झुमके पुतली के अंदर छुपा दिए थे ताकि वो संध्या को मिल सके और सच सामने आ जाए। इस तरह राव के कत्ल करने के पीछे की पूरी कहानी सामने आ गई और केस सुलझ गया। संध्या अपने आखिरी पॉडकास्ट में उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने बिना डरे आवाज उठाई, जिसकी वजह से राव जैसा कातिल पकड़ा गया। संध्या भले ही राव से नफरत करती थी, लेकिन वो उसके बेटे अमर से प्यार करती थी। उसने अमर के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। ये एक खूंखार सीरियल किलर की कहानी थी जो दिखाता है कि बचपन का एक ट्रॉमा किसी इंसान को कितना भयानक बना सकता है। खैर, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।